स्लाइड शेयर करें। हाँ शेयर स्क्रीन स्लाइड स्क्रीन शेयर है, स्लाइड आपको नजर आ रही है? यस सर आ रहा है। sana स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। sana का sana 10 हुई नहीं। उस 10। हाँ वो करने को अच्छे। अच्छा जी। अच्छा, ये नेक्स्ट चैप्टर है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स और 14 लेक्चर है। एक लेक्चर रहता है लेक्चर नंबर 15, ठीक है ना, उसमें इंशाल्लाह ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और आपका कोर्स भी खत्म हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ सर स्लोप। जी जी। स्टूडेंट्स अभी कम है। बस ठीक है, टाइम पूरा है ना। थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि सारे स्टूडेंट आ जाए। अच्छा चले, वेट कर लेते हैं, 10 मिनट ऊपर है। 15 तक वेट कर लेते। सर जी जी। पेपर आसान है कि ग्रान? पेपर लाने रहे जोड़ा बच्चे। सर आसान है जोड़ा कि सर देर ज्यादा बिजी दगाओ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मैंने तो सर ग्रानी का सानी ऐसे में रिलेटिव मार्किंग देनो समस्या नहीं था। तो खराब के फॉर एग्जांपल नो टोल खबर मागा सर जोड़े आसानी है मुसलमान खुशहाल है कन खबर दादा, खबर है रिलेटिव बदा सर मार्किंग। دا چې مخکې به 1 ویک ټیم اوس 3 اور ټیم دی کنه دا ډیره مسله ده. हाँ नोले जा अल्लाह बखैर की। अरे सर उन्हों उस्ताद ज्यादा चेयरमैन है। टेंशन है सर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सर उस्ताद चेयरमैन है। जी 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 जी। نو सर دا 1 ویک ټیم مالي ختم کو. دا यूनिवर्सिटी तरफ न दे बच्चे दा ټول دین سو وی سی دی فیصله دا او ټول ډپارټمنټ کې شروع نه دا صرف زموږ ډپارټمنټ کې یو سیمستر کې دا چل شو نو هغه دا وجه دا ډیر کریټیسیزم یره ټول سر جی سر اور لیبس خو زمونږ د نور یونیورسيټي نه جدا دي سر. لکه لیب پالیسی زمونږ د نور یونیورسيټي نه جدا ده او چې کوم د ایگزام پالیسی دا غو شان ده. ګور هغه ته بیا مخکې مسلې وجه دا ده چې زم او بي تاسو چې کله پی سی اکریډیشن ملایويږي کنه وای شي نو الته بیا مسلې ځکه چې دا لیب کې لیب کا فزیکلی ایوالویشن ونشي صرف لیب کې مونږ ګور مونږ سره دا ټیچرانو باندې ډېر بوج دی او اوس زموږ مجبوری ده ځکه چې اوس مونږ ځان ته لږ سخته ورکړه خو چې مخکې بیا تاسو له پی سی اکریډیشن کې څه مسله نه اکثر داسې وشي چې لکان کورس کو کمپلیټ کې هو پی سی رجسٹریشن نه شي دا وجه ارسنه پاتې او دا لیب یو داسې دی د کې یو دا او بي سیستم کې یو سیس دی هغه لوي سایکو موټر هغه اسسمنت بیا پاتې کیږي هغه پاتې شي نو پی سی والا چې دی بیا هغه باندې اعتراض کوي نو دا مونږه یو ایکسرسایز وکړو چې هغه ایوالویشن وشي چې تاسو له بیا او بي بیسیک کم تاسو پی سی اکریډیشن نه کنه اې چې تاسو له مسله نه او بای د ټایم چې یاره انجینیرینګ تاسو کوی چې تاسو دا بیچ چې دی دا اکریډیټ شوی او یو میدان کې مشاته پاتې نشي یعنی دا خو تاسو له چې سانه تکلیف دی دینه زیات مونږ تم تکلیف دی او ټیچرانو هم تکلیف دی او دا تاسو د خېګړې لپاره دا ارس شوی دی सर दा पेपर खुश पाक घंटे के कना बया सर जी نه شپږ نه هو درې وی یاد نو شپږ غنټو پیپر دومره وګڅو کولې شي نه چې بدرې غنټو کې فارغ شي نو सर सर به दे تاسو पेपर वाला पेपर ګران د ته شپږ وایي چې घंटे لږ کې سر جی آسان پیپر جوړ ها کړي. ها ټیک شه دا به مونږ وایو چې یاره آسان پیپر چې ټول میکسیمم کسانی کولې شي ان شاء الله. ځکه سر ډیر بیزی دا هم تیر کړو. بالکل ٹھیک خبر ہے دا اوس بسم الله کو stability of slopes دا it is very important topic in geotechnical engineering and you can see आप देख सकते हैं कि देखें बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है ठीक है ना जिसकी वजह से पूरा हाईवे जो है ना वो ब्लॉक है आप सोच सकते हैं कि अगर कोई गाड़ियां और लोग इसके नीचे आए होंगे तो कितना लॉस हुआ होगा और इसको क्लियर करने के लिए कितना टाइम लगेगा और इस हाईवे को रिपेयर करने में कितना लॉस होगा तो लैंडस्लाइड जो है ना ये बहुत बड़ा नेचुरल हैजर्ड है
और यूएस में तो डेटा रिकॉर्ड होता है, तो यूएस में साल में जितना लॉस होता है मॉनेटरी, अर्थक्वेक की वजह से, तूफानों की वजह से, सैलाबों की वजह से, जितने नेचुरल हैजर्ड हैं उन सब में ज्यादा जो लॉस होता है एक ईयर का मैंने पढ़ा था, उसमें सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड की वजह से लॉस होता है। ठीक है ना। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम मुख्तलिफ लैंडस्लाइड के टाइप पढ़ेंगे और हम इसकी स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे स्लोप्स की। जो स्लोप्स होती है ना, सॉइल स्लोप्स, उसकी स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे कि ये सेफ है या सेफ नहीं है। ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसकी निकालेंगे, उसमें मुख्तलिफ मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसका थीम है और ये हम 2 लेक्चर में इसको कवर करेंगे। स्लोप किसे कहते हैं? स्लोप सॉइल के इंक्लाइंड सरफेस को कहते हैं। अगर सॉइल इंक्लाइंड हो सरफेस तो ये स्लोप है, अगर फ्लैट है तो फिर स्लोप नहीं है। और जितना उसकी इंक्लिनेशन ज्यादा होगी, जितना स्टीप होगा, उतना ही उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होगी, उतना ही वो ज्यादा खतरनाक होगा। सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो वर्टिकल कट होता है, जो 90 डिग्री पे होता है। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ये रोटेशनल स्लिप, ठीक है। ये हमारे पास एक स्लोप है, सॉइल स्लोप है। एक्चुअल पिक्चर ये देखें, एक सर्कुलर स्लिप सरफेस आई है और ये पूरा का पूरा मास जो है ना ये नीचे गिर जाता है। तो इस तरह सर्कुलर हो तो उसको रोटेशनल स्लिप का टाइप है। और ये नॉन सर्कुलर है, कुछ कर्व है और कुछ इस तरह कर्व टाइप है, नॉन सर्कुलर। होमोजेनस हो तो फिर सर्कुलर आता है, थोड़ा नॉन होमोजेनिटी उसमें हो, जिस तरह के नेचुरल सॉइल में होता है, तो उसमें ये ऐसे आता है। अगर आपके पास कोई हार्ड स्ट्रेटम है, जिस तरह के होता है यहाँ पे पहाड़ों पे जो रॉक होता है, उसकी सरफेस जो है ना, सरफेस वो वेदरिंग की वजह से वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसका एक डेप्थ शेलो होता है। ठीक है ना। जो एरोजन केमिकल एक्शंस की वजह से, एनवायरमेंटल वजूहात की वजह से वो यार उसमें कम तक याद वेदरिंग हो जाती है, तो वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। जब बारिश होती है, ठीक है ना, तो फिर उसमें वो मटेरियल स्लाइड कर जाता है। और ये देखें, इसका स्लाइडिंग सरफेस है, ये बिल्कुल पैरेलल, हार्ड स्ट्रेटम के बिल्कुल पैरेलल आ जाता है। इस किस्म के स्लिप को कहते हैं, फेलियर को ट्रांसलेशनल स्लिप कहते हैं। कि ट्रांसलेशनल के बिल्कुल इस तरह इसके पैरेलल एक लाइन की तरह जाता है। अगर हार्ड स्ट्रेटम दूर हो, शेलो ना हो, तो फिर देखें कर्व आ जाता है और इसके बिल्कुल पैरेलल, हार्ड स्ट्रेटम के पैरेलल आगे जाता है। इसको कहते हैं कंपाउंड स्लिप। ये उस वक्त होता है जब हार्ड स्ट्रेटम जो है ना वो शेलो डेप्थ पे ना हो, डीप हो, थोड़ा डीप हो। ये बिल्कुल शेलो है। तो ये बेसिक एक 4 टाइप्स मैंने बता दी, और भी होती हैं, मगर बेसिक जो है ना ये 4 टाइप्स है। ये फेलियर दादी और क्या छू दीजिए, अगर सीपेज फोर्सेस वाला करते दी। ये देखें, ये फेलियर होता क्यों है? मेन इसका रीजन जो है ना वो ग्रेविटेशनल एंड सीपेज फोर्सेस। ग्रेविटेशनल क्या है? देखें, इसका अपना वजन जो है ना वो ज्यादा वो होता है, जितना इसका वेट ज्यादा होगा, ठीक है ना, उतना ही ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये स्लाइड करेगा। जब बारिशें हो जाएं और इसका वजन बढ़ जाए, सॉइल सैचुरेट हो जाता है। आप देखेंगे अक्सर इन हिली एरियाज में जब बारिशें हो जाती हैं तो स्लाइडिंग हो जाता है। उसकी 2 वजूहात हैं, एक तो इसका वजन बढ़ जाता है बारिश से, ठीक है ना, और दूसरा जब वाटर फ्लो करता है तो एक सीपेज फोर्स वो जनरेट करता है, सीपेज प्रेशर। ठीक है, पोर वाटर प्रेशर उस सीपेज की वजह से आ जाता है और वो इफेक्टिव स्ट्रेस को कम कर देता है। इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो जाता है तो शेयर स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है और फेलियर हो जाता है। तो ये 2 चीजें जो है ना मेन रीजन है
behind the failure of slopes. One is gravitation, which means self weight, और दूसरा जो है ना वो सीपेज फोर्सेस। अब अगर मैंने जिस तरह कहा कि इस चैप्टर का जो मेन थीम है उसमें हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी मालूम करेंगे किसी स्लोप का, तो डेफिनेटली आपको सॉइल प्रॉपर्टीज की जरूरत होगी, इसका यूनिट वेट आपको दरकार होगा, ताकि चूंकि वेट की वजह से प्रॉब्लम आता है तो यूनिट वेट की जरूरत होगी। और दूसरा सॉइल प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ शेयर स्ट्रेंथ क्या होगा, ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ हमें ना चोले का ना शेयर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेंथ अब हमारे पास 3 होते हैं, पीक भी होता है, अल्टीमेट भी होता है और रेजिडुअल भी होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि आप कौन सा इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो देखें पीक जो है ना वो बड़ा कम स्ट्रेन पे सस्टेन होता है, जैसे ही स्ट्रेन थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है ना, तो पीक ड्रॉप हो जाता है। इसके निस्बत अल्टीमेट जो है ना वो ज्यादा स्ट्रेन पे होता है, ठीक है। सैंड के लिए देखें अल्टीमेट हो जाता है तो सीधा ही चला जाता है, इसलिए अल्टीमेट स्ट्रेंथ या क्रिटिकल स्ट्रेंथ जो है ना शेयर स्ट्रेंथ वो ज्यादा आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, रिलायबल है। कि डिफॉर्मेशन ज्यादा भी हो जाए तो मेरा शेयर स्ट्रेंथ जो है ना अल्टीमेट से नहीं गिरेगा, ठीक है। अच्छा, रेजिडुअल आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? रेजिडुअल शेयर स्ट्रेंथ ये क्ले के लिए होता है जब बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन हो जाए, लेकिन ये 1 मीटर तक डिफॉर्मेशन हुए तो तब जाके रेजिडुअल पे पहुंच जाता है और इससे कम नहीं होता। ये किस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं? ये उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि फेलियर ऑलरेडी क्ले में हो चुकी हो, ठीक है। जब फेलियर हो जाए तो जो स्लिप सरफेस है ना उसमें इतनी डिफॉर्मेशन हुई होती है कि उसके पार्टिकल सारे आपस में पैरेलल हुए हो जाते हैं, ये पैरेलल है क्ले की। तो उस वक्त आपको अगर एनालिसिस करना है to find factor of safety along that pre-existing shear plane, then आपको residual shear strength इस्तेमाल करना होगा। अच्छा जी, ये जो हम मेथड इस्तेमाल करेंगे वो उसको जी सर ये रेजिडुअल में तो ऑलरेडी फेलियर हो चुकी होती है, तो फिर हम तो इस वजह से एनालिसिस करते हैं कि ये कब फेल होगा, मतलब कौन सी कंडीशन पर। तो रेजिडुअल से तो ऑलरेडी फेल हो चुका होता है, तो फिर एनालिसिस का क्या फायदा सर? देखें फेलियर हो गई तो वो एक न्यू ज्योमेट्री पे आ जाता है, न्यू ज्योमेट्री उसकी हो जाती है ना, वो स्टेबल ज्योमेट्री होती है, हाँ, मगर आपको ये पता नहीं कि ये कितनी स्टेबल है, ठीक है। या उसी पे आप एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, उसी जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में उसके ऊपर आप कोई फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, या स्ट्रक्चर तो नहीं बना, आप चाहते हैं कि अर्थक्वेक आ जाए तो फिर क्या होगा, या बारिश हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब तो ये स्टेबल पे है अंडर द करंट कंडीशन, फेलियर हो चुका है, मटेरियल गिर गया है, स्टेबल पोजीशन पे आ गया है, मगर हाउ मच स्टेबल इज दिस? आया ये अर्थक्वेक को भी बर्दाश्त कर लेगा, आया ये वाटर प्रेशर को भी बर्दाश्त कर लेगा, आया इसके ऊपर अगर कोई रोड आ रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको भी बर्दाश्त कर जाएगा? अगर नहीं करता तो फिर आपको उसके लिए कुछ रेमेडियल मेजर्स जो है ना रिटेनिंग वॉल की सूरत में और बड़े हैं वो कर सकते हैं। सर इसमें तो ऑलरेडी फेलियर हो चुका है सर, ये 1 मिनट मुझे दे रहे, 1 मिनट मुझे दे रहे। अच्छा जी पूछें। सर इसमें आप डिस्कस कर रहे हैं कि फेलियर हो गया और इसके बाद हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो इस तरह हो सकता है कि मतलब फेलियर नहीं हुआ और हम स्टेबिलिटी डिस्कस करें उसके बारे में। मैं नहीं समझा बेटा। सर ये एक स्लोप है सर, उसका फेलियर हो चुका है सर, और फिर आप इसकी स्टेबिलिटी सर डिटरमाइन करते हैं कि ये स्टेबल है या नहीं है सर। तो ऐसा तो भी हो सकता है कि मतलब फेलियर न हुआ और तब हम इसकी स्टेबिलिटी पे बात करें। नहीं तो पता लगता है ना कि फेलियर हुई है कि नहीं हुई, ठीक है ना, वो पता लग जाता है, ठीक है। अगर आप
उसमें अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रीज लगी हो तो आपको पता लग जाएगा कि ट्रीज जो है ना वो टिल्ट हो गई है, कोई कोई केबल लगा है तो वो टिल्ट हुआ होगा, या ज्यादा होगा तो स्कार्प आपको नजर आएगा, वो चंक स्कार्प जानते हैं, स्कार्प जो जैसी स्लाइड हो जाता है, जहां से स्लाइड वो होता है, यार स्कार्प जो पिक्चर दिया वो एक आवाज स्कार्प, हाँ उसको स्कार्प कहते हैं कि 5 फीट नीचे आ गया, 10 फीट नीचे आ गया, पूरा मटीरियल। अभी मैं इस पिक्चर में हो सकता है स्कार्पों में बता देता हूँ। देखें ये जैसे स्लाइड कर जाता है ना, ये तो बड़े पैमाने में तो नजर आता है कि है, मगर छोटे पैमाने पे भी हो ना, तो ये देखें ये जगह आपको नजर आ रही है, यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो वेजिटेशन वो ये इसको स्कार्प कहते हैं, तो ये स्कार्प होगा। या अगर ये तो बाज इस तरह होता है कि वो स्लो मूव करता है, उसमें स्कार्प तो नहीं होगा मगर वो प्लास्टिक मूवमेंट करता है, तो उसकी वजह से दरख्त वक्त ये सारे टेढ़े हुए होंगे, ठीक है ना। और भी बड़े टेक्निक्स हैं, आपको मालूम बोर कर लें तो आपको पता लग जाएगा, जहाँ पे स्लिप प्लेन आया हुआ है वहां पे आपको मतलब ये है कि ऊपर वाला एक मटेरियल होगा और बिल्कुल बोर के स्लिप प्लेन से नीचे जाएंगे और मटेरियल आया हुआ होगा, उसकी प्रॉपर्टी। तो उससे मसला इसमें सिर्फ ये है कि जो स्लिप प्लेन है वो कौन सा होगा, कौन सा है, ये ज्यादा मुश्किल काम होता है, ठीक है ना। ये कि स्लिप हुआ है नहीं हुआ वो तो पता लग जाता है, मगर किस प्लेन पे हुआ है वो मुश्किल होता है, उसके लिए काफी जजमेंट चाहिए होती है। अच्छा जी, अब आते हैं सर जी सर आपने कहा कि हमारे पास ये जो स्लाइडिंग होती है सीपेज की वजह से होती है, लेकिन जो क्ले है इसमें तो हमारे पास इजीली सीपेज नहीं होती, तो उसमें स्लाइडिंग किस तरह होती है? ये अब आते हैं ये आगे आएगा, इस पे प्रॉब्लम होंगी, ठीक है ना। इस लेक्चर में तो नहीं होगी, इसके बाद वाले लेक्चर में होंगे, उसमें ये सीपेज फोर्सेस सारा आएगा, तो उसमें आप सीख लेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, इसमें जो हम मेथड इस्तेमाल करेंगे ना वो उसको कहते हैं लिमिट इक्विलिब्रियम मेथड, ये लिखा हुआ है लिमिट इक्विलिब्रियम मेथड। लिमिट इक्विलिब्रियम मेथड जो है ना आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे देता है, एंड रिजल्ट दे देता है कि ये सेफ है कि सेफ नहीं है, स्ट्रेंथ की इसकी इवैल्यूएशन करता है कि अगर शेयर स्ट्रेंथ शेयर स्ट्रेंथ से बढ़ जाए तो ये फेल होगा, उससे स्ट्रेंथ बढ़ा है स्ट्रेस से तो नहीं होगा, आपको ये दे देता है, मगर आपको ये नहीं बताता कि ये स्लोप डिफॉर्म कितना हुआ है, डिफॉर्मेशन की कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं देता। इसलिए भी ये अल्टीमेट और क्रिटिकल स्ट्रेंथ जो है ना ये इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डिफॉर्मेशन की कोई, अगर डिफॉर्मेशन कम हो तो डेफिनेटली फिर आप तो पीक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर डिफॉर्मेशन की कोई आपको मालूमात नहीं होती, इसलिए अल्टीमेट ज्यादा। अब लिमिट इक्विलिब्रियम मेथड है क्या, उसको अगर मैं बड़ी आसानी से आपको समझाऊं, बच्चू मुंह बराबर कुत्ता ताले में हूँ भाई ना खैर लिखी उसका ओ ठीक। अच्छा जी, ये देखें ये एक स्लोप है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा है, और ये एक स्लिप प्लेन है, ये मैंने एज्यूम किया, ये एज्यूम स्लिप प्लेन है, मैंने कहा कि फेलियर जो है ना वो अलोंग दिस प्लेन है, एज्यूम किया है, और मैं देख रहा हूं कि अगर फेलियर इस प्लेन पे हो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, चलिए इस प्लेन के लिए मैं क्या करता हूं कि जो इस पे फोर्सेस आ रही हैं, देखें ये येलो नजर आ रहा है, ये वो मास है जो कि स्लाइड करेगा, और ये स्लिप प्लेन है अलोंग दिस स्लिप प्लेन करेगा, तो इसमें जितने फोर्सेस आती हैं, ठीक है ना, तो ये W है डी नियर सकर हजार बस ठीक है यार, ये जो है ना आपके पास ये इस पे फोर्सेस आ रही हैं, एक इसका वेट आ रहा है जो कि इसको
डिस्टेबलाइज कर रहा है, एक यहाँ पे shear स्ट्रेंथ है along द स्लिप प्लेन जो इसको रोक रहा है। तो इन फोर्सेस को हम एनालाइज करते हैं थ्रू इक्विलिब्रियम और हम उससे फैक्टर ऑफ सेफ्टी मालूम करते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस प्लेन के लिए क्या है। अगर फॉर एग्जांपल ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा आ गई, फॉर एग्जांपल 3 आ गया, तो आप इससे क्या नतीजा खर्च करते हैं? स्लाइडिंग नहीं होगी जी, सर, मतलब सेफ है, स्लाइडिंग नहीं होगी। तो ये स्लोप सेफ है कि सेफ नहीं है? सर 1 से ज्यादा गई तो बस सेफ है सर। ना, अच्छा, इसमें आपकी बात ठीक है मगर पूरी नहीं है। ये जो हमने ये प्लेन एज्यूम किया है कि इस पे फेलियर होगा, जरूरी तो नहीं है कि इस पे फेलियर होगा, इससे वीक प्लेन भी हो सकता है, कहीं और हो सकता है, ठीक है ना। हमने वो कंसीडर नहीं किया होगा, हमने तो ये प्लेन कंसीडर किया है कि फेलियर इस पे हो रहा है मगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा आ गई तो ये प्लेन सेफ हो गया। मगर इस तरह तो हो सकता है कि कोई और प्लेन हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कई प्लेन्स ड्रा किए, एक ये प्लेन आ गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कोई एक इसमें ज्यादा खतरनाक हो सकती है, ठीक है ना। तो जो एनालिसिस आप करते हैं वो खास उस प्लेन के मुताबिक होता है। तो हम क्या करते हैं लिमिट इक्विलिब्रियम मेथड में, हम कई स्लिप प्लेन्स जो हम समझते हैं कि इस पे फेलियर हो सकता है वो कंसिडर कर लेते हैं और सबकी फैक्टर ऑफ सेफ्टीज निकाल लेते हैं। तो जो सबसे कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो हम ले लेते हैं, उस प्लेन को हम कहते हैं क्रिटिकल स्लिप प्लेन। हम ये एज्यूम करते हैं कि बस ये वो प्लेन है जिस पे फेलियर के चांसेस हैं। अगर सबसे मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ज्यादा आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये स्लोप जो है ना सेफ है, अदरवाइज जो है ना हम कहते हैं कि ये सेफ नहीं है। आप समझ गए इस पे? यस सर। अच्छा जी, दूसरा तरीका ये, आप ये भी देखते होंगे मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए। देखें ये मुख्तलिफ जो आपको डॉट्स नजर आ रही हैं ये सेंटर ऑफ सर्कल्स हैं। सेंटर ऑफ सर्कल रेडियस आपने कांस्टेंट रखा है मगर सेंटर ऑफ सर्कल चेंज करते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ स्लिप प्लेन्स आ जाती हैं। और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आई है उसको आप उसी सेंटर पे लिख लेते हैं जिस तरह ये है, और फिर कंटूर्स के जरिए उनको मिला लेते हैं। तो इन कंटूर से आपको अंदाजा हो जाता है कि सेंटर कौन सा होगा स्लिप प्लेन का जिसकी जो हमें सबसे कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी देगा। ये भी एक तरीका है मगर मैनुअल मुश्किल आता है, इसके लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, वो सॉफ्टवेयर करते हैं। अब आते हैं यही मेथड लिमिट इक्विलिब्रियम मेथड हम अप्लाई करते हैं फाई u = 0 ट्रायल के लिए। ये अनड्रेन्ड एनालिसिस है, टोटल स्ट्रेसेस में हम इसको करेंगे। आपको पता है जहां पे भी हम टोटल स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं या अनड्रेन्ड एनालिसिस करते हैं उसमें हम CU और फाई जो टोटल शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं और टोटल यूनिट वेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हम ये हमारे पास एक स्लोप है और ये एज्यूम स्लिप प्लेन है। हाँ, इस प्लेन पे हम देखते हैं कि फेलियर होगी कि नहीं होगी और इसकी क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो हम मालूम करते हैं, ठीक है। ये इसका वेट है, इस मास का, ब्लू मास का वेट है, ब्लू मास का वेट है, ठीक है। ये मास जो है ना जो पहले साइड में ब्लू था ये उसका वेट है। अच्छा, वेट आप कैसे मालूम करेंगे इसका? तो इसका जो यूनिट वेट है सॉइल का और ये स्लिप मास का जो एरिया है उसको यूनिट वेट को एरिया से आप मल्टीप्लाई करें तो इसका आ जाता है वेट। और ये भी आप देखें कि ये 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, ये 3 डायमेंशनल नहीं है। 2 डायमेंशन इस सेंस में है ये एनालिसिस के परपेंडिकुलर टू द बोर्ड हम ये एज्यूम करते हैं कि ये स्लोप जो है ना वो लॉन्ग लेंथ पे गई हुई है। तो हमने एक परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एक यूनिट लेंथ लिया है और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं जिस तरह के हमने रिटेनिंग वॉल में किया था।
डी क्या है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये सर्कल का रेडियस है और ये एक सर्कुलर कर्व है। डी जो है ना वो मोमेंट आर्म है, तो ये वजन जो है ना, ये वेट, ये इसको डिस्टेबलाइज कर रही है। तो W इंटू डी जो है ना वो एक डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट जनरेट कर रही है। इसको रोकने के लिए यहाँ पे शेयर्स हमारे पास स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं और वो इसको रोकती हैं, और ये एक स्टेबलाइजिंग मोमेंट आप देख रहे हैं, ये आपको एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दे रही है और W इंटू डी आपको क्लॉकवाइज मोमेंट दे रही है, तो ये इसको स्टेबलाइज कर रही है। ठीक है, तो अब आते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी टा एफ जो कि शेयर स्ट्रेंथ है और टा एम क्या है, ये शेयर स्ट्रेस है जो कि यहाँ पे जनरेट होता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो मोबिलाइज शेयर स्ट्रेंथ इसको कहते हैं ये। तो अगर स्ट्रेंथ ज्यादा हो मोबिलाइज शेयर स्ट्रेंथ से तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 से ज्यादा होगी। टा एफ किसके बराबर है, कोई बता सकता है किसके बराबर है? C प्लस सिग्मा टेंजेंट फाई। फाई यू हमारे साथ 0 है तो ये हमारे पास सी यू के बराबर हो जाएगा और टा एम हमारे पास सी एम के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये आ गई। सी यू तो हम आराम से मालूम कर सकते हैं, हम कैसे मालूम करेंगे, कोई बता सकता है? मोर सर्कल से। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है मुख्तलिफ टेस्ट करते हैं वहां से ये मालूम होता है। ठीक है, आप अनकन्फाइंड कंप्रेसिव टेस्ट भी कर सकते हैं, आप ट्राइगल टेस्ट भी कर सकते हैं, आप वेन शेयर टेस्ट भी कर सकते हैं क्ले के लिए। ये क्ले के लिए बाय यूज योर सॉइल क्ले मींस सैचुरेटेड क्ले। अच्छा जी, अब हमें सीएम मालूम करना है। सीएम जो है ना, हमें स्टेबलाइजिंग मोमेंट और डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट को इक्वेट करके हम मालूम कर सकते हैं। तो स्टेबलाइजिंग मोमेंट एट ओ मतलब ओ जो है ना, डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट यो लिखे हुए स्टेबलाइजिंग मोमेंट ये डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट ब्रैकेट लिखा और एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट हमारे पास क्या है, W इंटू डी। ये तो बड़ा आसान है। अब हमारे पास स्टेबलाइजिंग मोमेंट क्या होगी, तो वो देखें, यहाँ पे मैं एक छोटा सा पीस ले लेता हूँ डेल्टा एल। तो यहाँ पे हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक एन नॉर्मल फोर्स है, एक हमारे पास शेयर फोर्स है, और शेयर फोर्स जो है ना, शेयर स्ट्रेस वो सी एम के बराबर है, कोहेजन शेयर। तो एन जो है ना वो तो देखें बिल्कुल ओ से गुजरता है, कोई मोमेंट नहीं जनरेट करता। किसी भी पॉइंट पे लें तो ये रेडियल लाइन है और ओ से पास होगा, ये तो कोई फोर्स जनरेट नहीं करता। अलबत्ता ये सीएम जो है ना ये जनरेट करता है एक मोमेंट। तो इस स्मॉल पीस के लिए अगर हम मालूम करें तो सीएम इंटू डेल्टा एल हमारे पास एक शेयर फोर्स आ जाएगी, सीएम इंटू डेल्टा एल, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं आर से तो ये स्मॉल पीस की स्टेबलाइजिंग मोमेंट हो जाएगी। तो इस तरह कई स्मॉल पीसेस है, सबको हम सम कर लें तो ये हमारे पास टोटल जो है ना स्टेबलाइजिंग मोमेंट आ जाएगी। तो W इंटू डी तो डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट हो गई, CM इंटू डेल्टा एल फोर्स आ गया, R मोमेंट आर्म है शेयर फोर्स का, और इसको जब समेशन कर लें, ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर हमने इसको आर क्यों कंसीडर किया है, मतलब स्ट्रेट लाइन में भी तो स्लाइडिंग हो सकती है। जी जी सर इसको हमने एज आर कंसीडर किया, रेडियस जो है, तो इसको हाँ? ये तो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन भी स्लाइडिंग हो सकती है कि यहाँ पर जो ये है ये इंक्लाइन इस तरह आर्क किस्म नहीं, का। जब आपके पास होमोजेनियस सॉइल हो ना, होमोजेनियस, तो सर्कुलर स्लिप होता है, ठीक है ना, सर्कुलर स्लिप आता है।
ठीक। और आप ऐसे भी ले सकते हैं जिस तरह आपने कहा, यहां से लेके बिल्कुल ऐसे ऐसे। चलिए वो भी हम डाल लेंगे, एक प्रॉब्लम वो भी डाल लूंगा। दाया सादा एक प्रॉब्लम ऐसे डालेंगे कि ऐसे कर लें, बिल्कुल ऐसे। वो भी हम चेक कर लेते हैं कि उससे क्या आता है। मगर ये होमोजेनियस सॉइल है, और ये इसको स्वीडिश सर्कल मेथड भी कहते हैं कि हम सर्कुलर एज्यूम करके आसानी के साथ इसकी ज्योमेट्री हम हैंडल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखें सीएम हमारे पास कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और डेल्टा एल जो है ना हमारे पास ये समेशन साइन, तो ये समेशन डेल्टा एल हमारे पास अर्क लेंथ के बराबर हो जाता है एल ए। यहां से लेके ए से लेके पॉइंट बी तक एल ए बी, आप इसको कह सकते हैं ये पूरा अर्क लेंथ है, अर्क लेंथ, ठीक है। ए बी वर्सेस एल ए बी, एल ए किसके बराबर है? आर इंटू थीटा। थीटा बच्चे इधर तो थीटा उल्टी कैसे करूं मैं करते हैं। हां रहते नहीं ठीक है ना, जो चाहते हो खबरों को करने क्या हर जरूर। तो इससे देखें आप सीएम मालूम कर सकते हैं, ये अर्क लेंथ है, ये आप आराम से मालूम कर सकते हैं। एल ए इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ये जो थीटा बना रहा है अर्क, यहाँ पे मेंशन नहीं है ये, अगर इस थीटा को आप रेडियस में ले लेते हैं तो आपके पास एल ए आ जाता है। ये इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लें फैक्टर ऑफ सेफ्टी में। ऑर्डर देगा तो देखें ये यहाँ पे पुट करें, आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। सी यू एल ए आर डब्ल्यू इंटू डी, डब्ल्यू तक कैपिटल का अगर वन फोर्ट एल ए जो है ना, एल ए की जगह एल ए जो आर इंटू थीटा, तो ये आपके पास ये इक्वेशन आ जाए सी यू आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय डब्ल्यू डी। ये आप नोट करें, अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये इसको आप नोट करें इक्वेशन। सर ये सीएम क्या है? क्या सर सीएम क्या चीज है सर? सीएम शेयर, जो शेयर मोबिलाइज हुआ है अलोंग दिस, वो है जो मोबिलाइज हुआ है। जिस तरह आपके हाथ में फॉर एग्जांपल पावर है 100 यूनिट, और आप एक 10 यूनिट का वजन उठाते हैं, तो आपके मसल में जो स्ट्रेंथ मोबिलाइज होती है वो तो 100 नहीं होती, वो तो 10 जितना वजन आपने उठाया उसके मुताबिक आ जाती है। तो ये भी वही चीज है। तो टाउ एम और सीएम इसमें क्या फर्क है? जी सर टाउ एम और सीएम दोनों सेम है। टा एम देखें, टा एम इज इक्वल टू सी एम प्लस सिग्मा टेंजेंट फाई एम। अगर तो फाई एम तो 0 है, फाई तो 0 होता है ना, क्ले है, तो इसलिए आपके पास टाइम इज इक्वल टू सी एम है। अच्छा अच्छा, अब आते हैं एग्जाम्पल पे। ओह क्या था सिजुरा ओडो tanto non è tan buscarne ne quello claro que quiere decir por un bizleno de ser un चीज की bizleno de सो काम। ये प्रॉब्लम सॉल्व करें बेटा, अगर प्रॉपर्टी दी गई के लिए नहीं सर क्लिक हो हां ये सर ना चाहिए। इसका शेयर स्ट्रेंथ CU 65 है, फाई U 0 है, गामा 19 है, और स्लिप एरिया जो है ना इस मास का वो है 70 मीटर स्क्वायर। तो जल्दी जल्दी फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालें इसकी, उस इक्वेशन में सिर्फ वैल्यू डालनी है। जी क्या आंसर आया?
क्या आंसर आया? हनीफ खान, क्या आंसर आया? हनीफ, अच्छा मैं बता देता हूँ। ये अर्क लेंथ है r इंटू थीटा। थीटा को रेडियन में चेंज करना है। r 12.1 मीटर है। ये आपके पास अर्क लेंथ आ गया। a से c तक जो लेंथ है वो आ गया। और वजन वेट जो है ना, एरिया इंटू यूनिट वेट, ये आपके पास 1330 किलोमीटर पर मीटर इसलिए है कि परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आपने 1 मीटर स्लाइस लिया है, तो उसका वजन जो है ना 1330 किलोमीटर है। तो इस इक्वेशन में आप वैल्यू डालें, बस ये आ जाएगा। अच्छा, यही आंसर आया आपके पास? बोलिए डिस्कनेक्ट से हो नहीं जी। और ये रेडियन में क्यों चेंज किया सर? यार आर्क लेंथ कैसे मालूम करोगे? ये तो आप हमने 6 और 8 7 और 8 में इस तरह किया। जब भी आप लीनियर पे जाते हैं तो एंगुलर से आप रेडियन में आएंगे ना, ठीक है ना? अच्छा जी, अब क्या करते हैं, देखें ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी इस स्लिप प्लेन के लिए है, मगर कोई और स्लिप प्लेन ऐसी हो सकती है जिसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इससे कम हो। उसके लिए एक तरीका तो यह है कि आप कई ज्यादा स्लिप प्लेन लें मुख्तलिफ, और ये प्रोसीजर आप रिपीट करें और देखें कि कौन सा सबसे कम आ रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी और कौन सा स्लिप प्लेन आ रहा है उसके मुताबिक। तो इस स्लिप प्लेन को जो कि उस कम फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है उसको क्रिटिकल स्लिप प्लेन कहते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, वो टेलर ने डेवलप किया, उसको कहते हैं टेलर स्टेबिलिटी नंबर। उसने क्या किया टेलर ने कि उसने पैरामीटर लिए सॉइल को, कई ज्यादा एनालिसिस की और फिर डायमेंशनलेस फॉर्म में उसने एक इक्वेशन हमें दिया कि आप अगर ये करें तो आपको मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगा। तो वो क्या है? वो ये एक सिंपल इक्वेशन है, TU, गैमा, H और NS। तो ये सारी वैल्यू आपके पास है। नो प्रॉब्लम। तो देखें इसमें जो पैरामीटर है, तो CU तो आपको पता है अंडर शेयर स्ट्रेंथ है। H क्या है? ये हाइट है, स्लोप की हाइट क्या है। तो आप देख सकते हैं हाइट जितनी ज्यादा हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम होगी, और CU जितना ज्यादा हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी उतनी ज्यादा होगी। गैमा यूनिट वेट ऑफ द सॉइल है, तो देखें गैमा जितना ज्यादा होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास कम होगी। तो खतरनाक चीज है जितना गैमा ज्यादा होगा। NS क्या है? NS एक नंबर है जो कि हम इस ग्राफ से लेते हैं। एक्स एक्सिस पे आपके पास बीटा है। बीटा क्या है? इसका एंगल है, स्लोप का एंगल है बीटा। और NS आप वाई एक्सिस पे है। इसमें कई कर्व्स हैं, ठीक है ना? ये सारी फाई इज इक्वल टू 0 सॉइल के लिए है, और ये वैल्यू है D। ये मुख्तलिफ D के लिए आप ले सकते हैं। D क्या है? D ये है, ये हार्ड स्ट्रेटम है, तो टॉप से लेके हार्ड स्ट्रेटम तक जो डेप्थ है वो DH है। तो इस DH को जब आप H पे तकसीम करते हैं तो D की वैल्यू आपके पास आ जाती है, और वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास बीटा की वैल्यू 30 डिग्री है और DH आपके पास 1.5 है D। तो आप इस तरह आए और ये देखें ये D1.5 हो गई। आप ऐसे आए, आपके पास NS की वैल्यू आ जाएगी, और वो NS आप यहाँ पुट करके
आपके पास मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। इसमें ये हार्ड स्ट्रेटम अगर ना हो, ठीक है, आपने ड्रिल किया, कोई हार्ड स्ट्रेटम आपके पास नहीं आई, तो डी को आप फिर इंफिनिटी ले सकते हैं, डी इंफिनिटी। तो ये देखें, ये डी इंफिनिटी की लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल जो जा रही है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, आगे जाते हैं, पे एग्जांपल करते हैं इस पे। सर शियर स्ट्रेंथ और जो यूनिट वेट है इसके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन नहीं है? नहीं है, ठीक है। अगर कोई सॉइल डेंस हो, ठीक है ना, तो यूजुअली उसकी शेयर स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, मगर जरूरी नहीं है, और भी कई फैक्टर्स हैं। अच्छा जी, अब आते हैं एक यही एग्जांपल जो हमने अभी किया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाली 2.48, मगर ये इस स्लिप प्लेन के लिए है, हमें पता नहीं, हो सकता है कि यही मिनिमम हो या इससे या मिनिमम से ज्यादा हो। तो लेट्स अप्लाई द टेलर मेथड। तो इसमें हमारे पास देखें एच क्या है, 8 मीटर है, और डी एच क्या है, कोई हमारे पास हार्ड स्ट्रेटम नहीं है, तो डी इंफिनिटी है, ठीक है। बीटा हमारे पास 45 डिग्री है। इक्वेशन हमारे पास, अच्छा एन एस की वैल्यू निकालें, एन एस की वैल्यू बीटा 45 डिग्री है और डी इंफिनिटी है, तो ये हमारे पास एन एस की वैल्यू आ गई 0.18। इसको इस इक्वेशन में पुट करें, आपके पास मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ गई 2.3 है, जो इससे थोड़ी कम है। कोई क्वेश्चन है पूछ लें, वरना आगे जाते हैं। अच्छा जी, टेंशन क्रैक्स। देखें क्लेई सॉइल में यहां टॉप पे कुछ क्रैक्स आ जाती है, इसको कहते हैं टेंशन क्रैक्स। ये यस, ये टेंशन क्रैक जो है ना, ये कभी कभी पानी से भी भर जाता है, ठीक है, और एक फोर्स के ना अप्लाई करता है पीडब्ल्यू, वाटर फोर्स, ये वाटर की प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये भी एक मोमेंट जनरेट करता है। तो आप बता सकते हैं ये कौन सा मोमेंट जनरेट करेगा, स्टेबलाइजिंग के डिस्टेबलाइजिंग? डिस्टेबलाइजिंग सर। डिस्टेबलाइजिंग, ठीक। तो जो इसके लिए अगर आप इक्वेशन फैक्टर ऑफ सेफ्टी की डेवलप करना चाहें, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, सॉरी, पहले तो टेंशन क्रैक का डेप्थ क्या होगा, तो आपको पिछले लेक्चर से पता है कि 2cu गैमा अंडर रूट के ए है, u 0 है, तो के की वैल्यू 1 आ जाती है, तो z नॉट की वैल्यू 2cu और गैमा आ जाती है, ये z नॉट। अब ये z नॉट की वैल्यू आ गई 2cu और गैमा। अब आप प्रेशर कैसे मालूम करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया होगा, तो वो होगा 1/2 गैमा वाटर z नॉट स्क्वायर। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके पास क्या होगा, वही इक्वेशन है, सिर्फ WD जो कि डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट था, उसके साथ आपने PW इंटू YC जो मोमेंट है वो भी ऐड कर लिया, PW इंटू YC, YC इसका मोमेंट आर्म है जी। आलमगीर खान इस पे आप ये क्वेश्चन अपने साथ नोट करें और ये प्रॉब्लम इस पे सॉल्व करें। पार्ट ए, इक्वेशन शो करें सर। इक्वेशन बस वही इक्वेशन है, सिर्फ PW इंटू YC। नोट कर दिया।
यस सर। अच्छा जी, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसमें तीन पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि कोई टेंशन क्रैक नहीं है, वो उसका प्रोसीजर तो वही है जो इससे पहले आपने किया। दूसरा पार्ट ये है कि टेंशन क्रैक आ गया, फिर क्या फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगी। थर्ड पार्ट ये है कि टेंशन क्रैक भी है मगर पानी से भी भर गया है, तो फिर क्या होगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये हम सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट ए, एक नो टेंशन क्रैक या नो टेंशन क्रैक। तो हमारे पास ये सिचुएशन है, कोई टेंशन क्रैक नहीं है, और ये आपके पास सिचुएशन है। सी यू ये है, गैमा ये है, एरिया ये है। तो ये तो जल्दी करें, इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालें, क्या होगा। Project non comigo dico che da ricreare fammi perché conform na wata ke sira no project human from body to sir सर आर वैल्यू लिखो हाई। आर जो है ना वो कैलकुलेट करें ना, डायग्राम से कैलकुलेट हो सकती है ना। या आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ना 5 मीटर दिया गया है और वर्टिकल डिस्टेंस 6.7 + 10 दिया गया है ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इससे आप आर की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। उस्मान असफंदियार सर वो टेलर मैच क्या शो कर रहा था? क्या टेलर फार्मूला जो हमने लिखा सर उसमें एच क्या शो कर रहा था? उसमें जो है ना वो ये सरफेस है, ऊपर जो सरफेस लिखा है ये बी के साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और नीचे ए के साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इनके दरमियान डिफरेंस एच शो कर रहा था। समझ गए? हाइट ऑफ स्लोप। यस सर। सर डब्ल्यू क्या है सर? डब्ल्यू जो है ना आप मालूम कर सकते हैं ना। ये देखिए ना, आपको यूनिट वेट दिया गया है, ठीक है, यूनिट वेट और एरिया भी दिया गया है, तो उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास डब्ल्यू आ जाएगी। सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.2। कोई और बताए? 3.0 सर। किसी और ने कैलकुलेट किया है? 0.33।
अच्छा, हमारे साथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है ना, आप देख के आपने सोल्यूशन सब इनके साथ चेक करा है, ठीक है? यहाँ तक चेक किया, यहाँ तक सही है आप लोग? असफंजार सर साथ में देख रहा हूँ सर। $1.44। आप चेक करें कहाँ से गलती हुई थी आप लोगों से। सर 2 पाई रेडियस में सर। हाँ, ये रेडियन में मतलब जरूर चेक करें, क्योंकि हम एंगुलर मेजरमेंट को हम लीनियर में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। सर ये हम भूल गए थे इसमें। अच्छा, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी था ना, इफेक्ट ऑफ टेंशन क्रैक्स विदाउट वाटर। ठीक है, आप इनको सॉल्व करें। कंट्रोल डी वाला खराब शेयर क्रोम के इब्रार और हक, क्या आंसर आ रहा है? 1.16। कोई और बताए? 1.95। 1.95। कोई और? 1.84। 1.84। अब चेक करें अपना सोल्यूशन इनके साथ, ठीक है? 1.84। सर ये रेडियस कम क्यों हो गया, इसकी क्या वजह है? रेडियस तो ये ना कि एंगल जो है ना हमारे साथ कम हो गई है ना, तो रेडियस तो वही है, लेकिन एल ए उसके साथ कम हो जाएगी। आर्क लेंथ जो है ना वो हमारे साथ कम हो जाएगी इसके साथ। समझ गए? यस सर थीटा वाले का शो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये थीटा जो है ना पहले जो है ना ये चीज थी 84 थी अबाउट, अभी जो है ना ये कम हो गई, क्योंकि टेंशन क्रैक की वजह से ये जो बी सी के दरमियान ट्रायंगुलर पोर्शन है ना, ये स्लाइड नहीं करेगी, ये वेट में शामिल नहीं होगी, जो मतलब डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट में। हाँ जी अच्छा, तो टेंशन क्रैक जब हो तो आपने ये वाला एरिया इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये वो एरिया है कि जो रेस्ट ऑफ द मास से डिटैच हो जाता है। तो ये वेट जो है ना ये डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट जनरेट करता है। अब जब ये वाटर से फिल हो जाए, ये देखें वाटर से फिल हो गया, अब आप मालूम करें कि ये क्या होगा। अच्छा खैर दे, पहले आप Z0 मालूम करें, फिर PW की वैल्यू मालूम करें, फिर YC मालूम करें, यहाँ पे दिया गया है ना, आप इसको फाइंड करें और फिर आप जो है ना मालूम करें कि क्या है।
बलूचिस्तान एरिया दे रहा हूँ per square foot 5 assessment चलेगा ना रिपोर्ट चलेगी तो ऑल का टेस्ट रिपोर्ट पैसा जी क्या आंसर आया PW की 91.45 किलो न्यूटन पर मीटर और फैक्टर 51.65। हाँ कुछ इस तरह बिल्कुल। ये देखें आपके पास Z0 ये आपके पास 91 किलो न्यूटन पर मीटर। ये PW का करना तो वो लेना कि यार PW का करना मरने के लिए कर खाजा ये YC है। YC किसके बारे है 6.7 ये यहाँ तक आ गए और ये वाला 2/3 ऑफ ZC ठीक है ना। तो ये आपके पास 2 ZC ये 9 ये इसका मोमेंटम आ गया। ये इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुट करें ये आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा जी मल्टी लेयर प्रॉब्लम। अगर आपके पास कई लेयर्स हों ठीक है ना कई लेयर्स हो यहाँ पे 2 दिखाई दी गई है मगर कई लेयर्स हो तो उसको कैसे हैंडल करेंगे उसका तरीका भी इसी तरह है ठीक है। ये WA ये पहले ये जो सॉइल है इसका मास है WA इंटू DA ये आपके पास आ गया इसका डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट और ये नीचे वाला जो सॉइल मास है इसका वजन है WB और इसका मोमेंट है DB WB इंटू DB ये इसका डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट आ गया। अब इसका स्टेबलाइजिंग मोमेंट के लिए आपको ये CUA इसका शेयर स्ट्रेंथ है इस सॉइल का CUA इसको आप इसका अर्क लेंथ DB ये वाला इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए R इंटू थीटा A ये इस्तेमाल करें और इसका स्टेबलाइजिंग मोमेंट के लिए आप CUB इंटू थीटा ये वाला अर्क लेंथ इस्तेमाल करेंगे AD इसके लिए आप थीटा B इस्तेमाल करें। तो सिंगल लेयर के लिए हमारे पास ये इक्वेशन होता है ठीक है। तो आप जरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीपल लेयर्स के लिए ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई करेंगे जरा वो लिख लें। R square CUA or theta A divided by WA DAO plus R square CUB theta B divided by WB B। ये आपने ठीक बताया मगर इसको जरा मॉडिफाई करके लिखा गया है। R स्क्वायर कॉमन ले लें ये आ गया पर्सनल कैपेसिटी पर्सनल कैपेसिटी। अच्छा ये इक्वेशन हमने साथ लिखे फिर आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसका ये एग्जांपल है मगर इसको थोड़ा बाद में करते हैं। पहले जो है ना मैं एक दूसरा आपको आर्टिकल समझाऊं सबमर्ज स्लो प्रॉब्लम। ये वो प्रॉब्लम होता है कि कैनाल पे आप देखते हैं देखें ये स्लोप है यहाँ पे वाटर है और ये वाटर सीप करके ये यहाँ पे भी आ गया है तो ये यूनिफॉर्म वाटर टेबल आ गया है। तो ये वाटर जो इसके फ्रंट पे है ये एक किस्म से स्टेबलाइजिंग मोमेंट दे रहा है किस्म से स्टेबलाइजिंग फोर्स दे रहा है स्लोप को स्टेबलाइज कर रहा है ठीक है। और वाटर से
इस साइड पे जो सॉइल है यहाँ पे भी वाटर टेबल है, ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे वाटर का वजन। तो ये और ये चूंकि यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपके पास जो इफेक्टिव वेट आ जाता है वो गैमा सैचुरेटेड माइनस गैमा ऑफ वाटर। तो वाटर टेबल से नीचे आप गैमा प्राइम इस्तेमाल करें और वाटर टेबल से ऊपर आप बल्क यूनिट वेट जो इसका आ रहा है वो इस्तेमाल करें। ये वाटर के इफेक्ट जो है ना, क्योंकि दोनों स्लोप के दोनों साइड पे है, एक साइड पे स्टेबलाइज कर रहा है, दूसरे पे अनस्टेबलाइज कर रहा है, तो ये आपस में आप एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर लेते हैं। अब हम इन दोनों आर्टिकल्स पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये एक प्रॉब्लम है, ये इस प्रॉब्लम को पढ़ें, ठीक है ना। ये इसका वो है, डेटा है, आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी मालूम करें। ये दो प्रॉब्लम्स करने के बाद जो है ना ये लेक्चर एंड कर जाएगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट में इस चैप्टर को खत्म करेंगे।
ये सॉल्यूशन अच्छा, किसी ने सोल्यूशन निकाला है? इब्रारुल हक, जी सर। क्या है? सर 1.37। 1.37। किसी और ने क्या है? असफंदियार? नो सर। आप ट्राई करें ना। 1.29। कर रहा हूँ सर। ठीक है, 1.29 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कोई मसला आया? सर ये 1.53 मीटर क्यों मेंशन किया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? 1.53 ये कहाँ पे लिखा है? 1.5 सर, ये जो फिगर 9.12 के ऊपर। अच्छा, ये नीचे, ये असल में है ना कि ये 5.5 प्लस 1.5। ठीक है, ये हम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से हम आर मालूम कर देना, क्योंकि या तो आर हमारे साथ मालूम नहीं है ना। ठीक है, तो 5.5 प्लस 1.5 से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस ट्रायंगल का, वर्टिकल डिस्टेंस 8 प्लस 6.75 का। ठीक है, और प्लस 3.25 ये भी ऐड कर देना। इससे को हम सॉल्व करते और आर निकाल लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है ना, समझ गए आप लोग? सर ये 5.5 डिस्टेंस ये सेंटर से लेफ्ट की तरफ नहीं है। ये सेंटर से नहीं है, आप वर्टिकल लाइन ड्रा करें ना इस तरह, वर्टिकल लाइन। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा वर्टिकल लाइन। ठीक है, फिर ये गैप जो ना रह जाता है ना हमारे साथ। 5.5 प्लस 1.5 ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बन गया, और वर्टिकल तो हमारे साथ मालूम है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज जो ना आर इस तरह मालूम कर सकते, आर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्क्वायर प्लस वर्टिकल डिस्टेंस स्क्वायर। समझ गए?
यस सर सर, और ये जो एंगल्स लिए है थीटा ए और थीटा बी, अगर थीटा ए को सर हम जो येलो पाथ है उसके लेफ्ट मतलब ई तक ले ले और फिर उधर से थीटा बी स्टार्ट करें। बिल्कुल इसी तरह है ना ये। नहीं सर, ये तो मतलब अब डी पॉइंट से लिया है ना थीटा ए, अगर हम ये ई तक एक्सटेंड करें। ई तक नहीं सर नहीं ये नहीं, यस ये असल में इस तरह होता है ना कि मुख्तलिफ ट्रायल के बाद जो है ना हमारे साथ जो है ना वो ये इक्वेशन आया है ना। ठीक है, ये फर्ज करें हम ये डब्ल्यू ए का जो फाइल है ना वो लेते हैं, तो डब्ल्यू ए में हमारे साथ जो है ना वो ये आर्क आ जाता है, ये आर्क लेंथ डी और बी के दरमियान। ठीक है, और वेट तो इन सारे साइल का अलग ही है नीचे डब्ल्यू बी साइल से। ठीक है, लेकिन स्लाइडिंग जो कर रहा है तो ये तो एलांग डी भी कर रहा है ना, ये आर्क लेंथ। यस सर बिल्कुल। ठीक है, तो इसी वजह से ये मतलब क्योंकि यूनिट वेट तो दोनों का चेंज है एक दूसरे से, एक का 19 है एक का 18 है, लेकिन ये जो स्लाइडिंग कर रहा है इस एलांग दिस आर्क कर रहा है। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन हमारे साथ ये जिसकी दो पोर्शन है ना, तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, जो भी मतलब दरमियान में मसला आ रहा हो वो मतलब शेयर करें। सर ये लेजर थीटा ए हटाइए। और थीटा बी सेम है। क्या जी बताए? सर ये लेजर स्लाइड से हटाइए जरा इधर से। मुझे समझ नहीं है आपकी बात, थोड़ा तेज बोले। तो ये थीटा ए और थीटा बी सेम है। या बिल्कुल सारा एक थीटा दिया गया ना, क्योंकि साइल कांस्टेंट है, मतलब एक ही साइल है ना। देखिए ना दोनों का यूनिट वेट सेम है। When the water table is at the top of the slope, तो ये पोर्शन चालू करें पहले। सर टाई ऑफ द स्लोप। स्लोप का क्या? टाई ऑफ द स्लोप क्या मतलब सर? ये कहाँ पे लिखा है? पार्ट ए में सर नीचे, व्हेन द वाटर टेबल इज एट द टाई ऑफ द स्लोप। अच्छा ये इससे मुराद ये ना कि ये पोर्शन है ना, ये ए, ये इसका टाई कहलाता है ना। ये जिस तरह के रिटेनिंग वाल होता है ना, रिटेनिंग वाल में दो पोर्शन होते हैं, एक हेल होता है और एक टोए होता है। ठीक है, यो जिस पे मतलब ज्यादा कंप्रेशन आ रहा हो यूजुअली उसको हम जो है ना वो टोए कहते हैं ना, रिटेनिंग वाल के केस में। इंड पोर्शन जो होता है वो हमारे साथ टोए होता है, इंड पोर्शन।
किसी ने सॉल्व किया है? इब्रार उल हक, सर अभी कर रहा हूँ सर। और 1.06 1.06। कोई और? ये किसने बताया? ये किसने बताया आंसर? उस्मान सर इंजीनियर उस्मान ने। अच्छा, ओ असफंदियार। सर अभी सॉल्व कर रहा हूँ। यार अब तो तब से ही सॉल्व करें, अभी तक सॉल्व नहीं किया आपने। खटक भाई हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कमजोर होती है। अच्छा, इसके साथ अपना आंसर चेक करें। वन 1.03। ये उस्मान खान ने जो बताया वो सही है, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा पोर्शन है ना, वो उनको सॉल्व करें। दूसरा पोर्शन, व्हेन द वाटर लेवल इज 6 मीटर अबव द टॉप। सर इसमें तो वाटर टेबल का इफेक्ट इसमें काउंट नहीं किया। ये पहले पोर्शन में। यस सर। तो ये ना कि वाटर टेबल नीचे है ना, ये लिखा हुआ ना व्हेन द वाटर लेवल इज एट द टॉप ऑफ द स्लोप। सर पॉइंट ए पर है, तो अगर पॉइंट ए पे हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट आए तो कुछ पोर्शन तो होगा वाटर टेबल के नीचे। ये असल में जो है ना वो इससे भी नीचे होता है सिचुएशन में ना, लेकिन ये जो नीचे पॉइंट ए से जो नीचे पोर्शन है ये बहुत कम होती है ना रियल सिचुएशन में। ओके सर। हाँ, तो इस वजह से वो हम काउंट नहीं करते। ये असल में ये सिचुएशन आ जाते हैं, ये इम्बैंकमेंट जो होते हैं ना, कैनाल के इम्बैंकमेंट होते हैं, ठीक है, या डैम्स के इम्बैंकमेंट होते हैं, जो अर्थ डैम होते हैं ना, वहाँ पे एक साइड पे वाटर होती है, दूसरे साइड पे जो ना वो अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर मतलब होता है ना। तो वह सिचुएशन, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रॉब्लम दिया गया है कि इस सिचुएशन में आप स्लोप कैसे डिजाइन करेंगे। ठीक है, अब दूसरा पोर्शन जो ना आप चालू करें हो कि वाटर लेवल जब हमारे साथ 6 मीटर अबव द टॉप आ जाए।
क्या आंसर आया, किसी ने सॉल्व किया है? सर मेरे पास 0.88। अच्छा, कोई और बताए? किसी और ने सॉल्व किया? 1.03। 1.03 तो वाटर टेबल जब हमारे साथ इस सिचुएशन में हो ना, टोए पे हो, जब वाटर टेबल राइज हो जाए 6 मीटर तक पहुंच जाए ना बहुत ही टोए, तो क्या आ जाएगा? यहाँ जो है ना इस सिचुएशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगी। इसके पीछे क्या रीजन है? तो वाटर उस साइड से प्रेशर अप्लाई करेगा जिसकी वजह से ये बढ़ जाएगा। कोई और बताए? स्टेबलाइजिंग एजेंट आ जाएगा क्या सर। वो जो वाटर जो दूसरे साइड पे है ये स्टेबलाइज करेगा इस मतलब फ्लो को। असल में सर ने यहाँ पहले बता दिया ना आपको कि वाटर टेबल जो ना, क्योंकि ये सारा ऊपर में जाता हूँ ना, वो जो एग्जाम्पल है ना वहां से आपको क्लियर नजर आ जाएगा ना। अब ये देखे ना इस सिचुएशन में वाटर टेबल जब यहाँ हो तो यहाँ साइल फुली सेचुरेटेड होगी ना, ये वाटर टेबल के नीचे जब साइल फुली सेचुरेटेड हो तो ये पोर्शन है ना, ये पोर्शन या जो वाटर होगा और इस साइड पे जो वाटर होगा, ये दोनों का मतलब एक लेफ्ट साइड से मूवमेंट क्रिएट कर रहा है, दूसरा राइट साइड से हमारे साथ मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। तो वाटर की वजह से जो है ना वो नेट इफेक्ट 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यह जो है ना वो वाटर का एक दूसरा इफेक्ट भी है जो साइल की यूनिट वेट को कम कर देता है। सबमर्ज यूनिट वेट बल्क यूनिट वेट से कम होता है। तो जब यूनिट वेट कम हो तो सर ने पहले ये भी एक्सप्लेन किया है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे साथ बढ़ जाएगी क्योंकि इनवर्स को रिलेशन है ना। ठीक है, यस सर। समझ गए आप लोग? इब्रारुल हक। यस सर। सर इस आपने जो एक्सप्लेन किया इसमें समझ आ गई, लेकिन देखें तो ये वाटर जो वेट होता है वो शियर स्ट्रेस हमारे पास कम नहीं होता है। ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये किस साल की पढ़ रहे हैं? एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन जो है ना हमारे साथ 0 सिचुएशन के लिए। ठीक है, और अनड्रेन्ड कंडीशन है। अनड्रेन्ड कंडीशन में जितने सीयू वैल्यू आ जाती है ना वो हमारे साथ कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अनड्रेन्ड सिचुएशन में जो वैल्यू आएगी वही कांस्टेंट है। हमने मूर सर्कल का ग्राफ देखा होगा ना कि अनड्रेन्ड सिचुएशन में डायमीटर ऑफ मूर सर्कल कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये अनड्रेन्ड सिचुएशन है। डायरेक्टली मतलब हम स्लोप डिजाइन किया, डायरेक्टली हम मतलब स्लोप के डिजाइन के फौरन बाद हम उनकी एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, तो जब मूर सर्कल डायमीटर कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब है कि ये लाइन फेलियर इन्वेलप हमारे साथ हॉरिजॉन्टल होगी तो वो सीयू हमारे साथ कांस्टेंट रहती है।
उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे साथ कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ओके सर। कोई और क्वेश्चन हो इस लेक्चर में? जब देखे ना, या मैंने इफेक्ट यूनिट वेट लिए 18 से वाटर की यूनिट वेट को मैंने मनफी किया हुआ है। तो जब वाटर की यूनिट वेट या इसमें मतलब मनफी करे इफेक्टिव, यानी पार्ट बी, जो साइल नीचे ए बी साइल है ना, जिसका एरिया है, तो वहां से जो ना नीचे वाला पोर्शन कम हो जाएगा डिनोमिनेटर, इस तरह फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे साथ बढ़ जाएगी। बाकी उसी तरह इक्वेशन है। कोई क्वेश्चन है? वो प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन है सर। बताए इसमें? तो वो प्रीवियस लेक्चर में। अच्छा बताए ना प्रीवियस लेक्चर। सर हम तो एक्टिव पैसिव के लिए इस वजह से स्टडी करते हैं कि हमें पता चले कि कौन से मतलब पॉइंट पे ये फेल होगा। तो एड्रेस प्रेशर में तो हमारे पास फेलियर नहीं होता, तो हम उसको क्यों पढ़ते हैं? असल में ये होता है ना हमारे साथ कि कुछ सिचुएशन में हम मूवमेंट को, स्लाइडिंग को अलाउ नहीं करते ना। जैसे कि हमारे साथ सिचुएशन होती है बेसमेंट वाल्स में, ठीक है। बेसमेंट वाल में जब हम डिजाइन करते तो ऊपर से हमारे साथ क्या हो जाता है, मैं या आपको एक आधी डायग्राम ड्रा करता हूँ, वहां से आपको पता चल जाएगा ना। ये हमारे साथ बेसमेंट वाल है, ठीक है, बेसमेंट वाल। और बेसमेंट वाल के ऊपर जो है ना हमारे साथ क्या होता है, स्लेब होता है ना, स्लेब होता है। तो ये स्लेब जो है ना उनकी लेटरल स्लाइडिंग को हमारे साथ रोक रहा होता है। तो इस सिचुएशन में हमारे साथ मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट नहीं होती है। और किस सिचुएशन, कोई सिचुएशन ऐसे होते हैं कि वहां मूवमेंट को अलाउड ही नहीं करते, ठीक है, कि मतलब वाल स्लाइड करे। तो इस सिचुएशन में हमारे साथ फेलियर नहीं आता, ठीक है। तो जब हमारे साथ इस तरह सिचुएशन हो, तो इस सिचुएशन में हम के की वैल्यू मतलब किनाट लेते, वह फेलियर को हम नहीं लेते कि मतलब साइल में बिल्कुल जीरो मूवमेंट हो। समझ गए आप? किसका क्वेश्चन था? ओके सर। कोई और क्वेश्चन? सर इस लेक्चर में जो हमने मतलब डिफरेंट कंडीशंस पढ़े, तो जो स्लोप फेलियर था उसका सर जो प्लेन था वो सिर्फ मतलब सर्कुलर था। अगर कोई दूसरा शेप किया जाए सर, दूसरा मतलब अगर स्लोप फेलियर फॉर एग्जांपल लीनियर हमारे पास और कर्व पर सर्कुलर न हो, तो ये क्वेश्चन सर सिर्फ सर्कुलर के लिए हमने हाँ, ये ना कि हम आप भी इस सिचुएशन में सिर्फ सर्कुलर एजम्पशन करते हैं ना। सर कैन वी लीव द क्लास? जी कैन वी लीव द क्लास? हाँ, बस मैं सिर्फ अटेंडेंस लेता हूँ। अगर जो भी क्वेश्चन करना चाहते हैं अटेंडेंस के लिए वेट करें सिर्फ, ठीक है। थैंक यू सर। अटेंडेंस के लिए वेट करें ना। ठीक है, अटेंडेंस हो गई। जो लीव करना चाहते हैं वो लीव करें। अच्छा, वो ये ना कि बात सिचुएशन ऐसे होते हैं कि हमें सबसे इजी एग्जांपल पहले लेते हैं ना। तो इजी एग्जांपल हमारे साथ ये है कि आप सर्कुलर सेक्शन ले लें, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये सर्कुलर पे एग्जांपल किया, क्योंकि अगर हम मोर कॉम्प्लिकेटेड जाते हैं तो मुख्तलिफ लेयर्स होते हैं, हर लेयर का जो है ना वो क्लियर प्लेन जो है ना वो चेंज होता जाता है ना, तो इससे और प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। बाकी बुक्स में इस हवाले से मैं आपके साथ बुक शेयर करूंगा, ठीक है। बुक्स में जो ना मुख्तलिफ किस्म के फेलियर सरफेस का जो ना उनकी कैलकुलेशन, उनकी फार्मूले वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। तो बुक से आप मजीद स्टडी करें। ठीक है सर, सही। या ऊपर हमने जो फार्मूला प्रूव करने के लिए हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि हम एजम्पशन कर लेते हैं। एजम्पशन में हमने होमोजेनियस साइल लिया हुआ है, ठीक है, कि साइल होमोजेनियस हो, ठीक है। तो होमोजेनियस साइल में हमारे साथ क्या होता है
कि फेलियर प्लेन जो है ना वो सर्कुलर होता है। कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन हो तो मतलब क्लास को लीव करें फिर।